हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। एंड कल हमने बात करी थी अबाउट साउथ अफ्रीकाज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सेकंड टॉपिक हमने जो कवर करा था वो था अबाउट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, बट हम बात करेंगे इसे इंडियन कंटेक्स्ट में। ठीक है, हम देखेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। सो लेट्स स्टार्ट। Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. That means जिस तरह से साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेज में बना था, उसी तरह इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी क्या था, एक डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेज में बनाया गया था। The making of the constitution for a huge diverse country like India was not an easy affair. यानी कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत इजी नहीं था, क्योंकि इंडिया आपको पता है काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, यहाँ पर कल्चरल डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। तो इस तरह ऐसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई ईजी काम नहीं था। At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. The country was born through a partition on the basis of religious differences. जो ये नई कंट्री बनी थी हमारी, ये किस तरह बनी थी? जब हमारा क्या हो गया था, पार्टीशन हो गया था। ठीक है, रिलीजियस डिफरेंसेस में हमारा इंडिया का क्या हो गया था, पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान में। ये एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था दोनों कंट्री के लोगों के लिए, जो इंडिया और पाकिस्तान बन चुकी थी अब, क्योंकि एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। यानी कि जब पार्टीशन हुआ था तो एटलीस्ट 10 लाख लोगों को मार दिया गया था दोनों साइड में, और ये वायलेंस के कारण हुआ था। देयर वर अनदर प्रॉब्लम, कुछ अलग और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी थी। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independence. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे तो उनके ऊपर ये डिसीजन छोड़ दिया था कि क्या वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहते हैं। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वॉज डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। ठीक है, अपने साथ इन प्रिंसली स्टेट्स को मिलाना, ठीक है, या इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्या था, एक डिफिकल्ट टास्क था, एक अनसर्टेन टास्क था। When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो जो कंट्री का फ्यूचर था वो इतना सिक्योर नहीं लगता था जैसा कि आज लगता है। The makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. So जो constitution के makers थे उनके लिए क्या था, एक anxiety थी constitution बनाना, ठीक है, आज के लिए और आने वाले future के लिए। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ अब हम देख रहे हैं कि बगल में कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे इसमें एक पिक्चर है वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल की, जो कहाँ बॉर्न हुए थे, गुजरात में बॉर्न हुए थे। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द इंटरिम गवर्नमेंट। ही वॉज अ लॉयर। ही वॉज द लीडर ऑफ बरदोली पीजेंट सत्याग्रह, एंड ही प्लेड अ डिसिसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, एंड लेटर ही बिकेम द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड, अबुल कलाम आजाद है। ही वॉज बॉर्न इन सऊदी अरेबिया। ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट. He was an author, he was a theologian, scholar of Arabic. He was Congress leader, active in the national movement. He opposed Muslim separatist politics, and later he became the education minister in the first union cabinet. And the third is T.T. Krishnamachari, born in Tamil Nadu, member of drafting committee, entrepreneur and Congress leader, later finance minister in the union cabinet. So these are the most prominent, prominent makers of the Indian Constitution, if I say. Now the path to Constitution. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. ठीक है, इतनी सारी difficulties होने के बावजूद
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए क्या था, एक बिग एडवांटेज था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। सो वो एडवांटेज क्या था, ठीक है। अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। सो साउथ अफ्रीका की तरह उन्हें अपना एक कंसेंसस नहीं क्रिएट करना था कि डेमोक्रेटिक इंडिया किस तरह का लगेगा। अगर कंसेंसस की अगर मैं बात करूं तो एक जनरल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। कोई उन्हें जनरल एग्रीमेंट नहीं बनाना था, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाना था कि इंडिया किस तरह का लगेगा। एंड मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। और जितने भी ये जनरल एग्रीमेंट थे कि इंडिया कैसा लगेगा, ये फ्रीडम स्ट्रगल से पहले ही क्या हो चुका था, इवॉल्व हो चुका था। Our national movement was not merely a struggle against the foreign rule, ठीक है। जितने भी हमारे नेशनल मूवमेंट थे वो सिर्फ एक स्ट्रगल नहीं थे फॉरेन रूल के खिलाफ, वो इट वॉज ऑल्सो अ स्ट्रगल टू रिजुविनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। ये जो स्ट्रगल था ये था हमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म करना भी। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence, ठीक है। सो क्या था, शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल में कि किस तरह के का इंडिया का पाथ होना चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे। तो वो डिफरेंसेस आज भी हमें देखने को मिलते हैं। Yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone। लेकिन कुछ बेसिक आइडियाज हैं जो आज भी सारे लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। And as far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India। So अगर हम बात करें 1928 की, तो मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने क्या करा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट भी करा था, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा था इंडिया के लिए। 1931 में द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। सो 1931 में क्या हुआ था, कराची में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है, एक रेजोल्यूशन हुआ था एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ था। और उसमें था कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह का उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जो भी ये डॉक्यूमेंट थे, बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और इन्होंने क्या एक्सेप्ट करा था कि हम यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है। नाउ हियर द टॉपिक कम्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है। So if we'll talk about universal adult franchise, it means to give a right to vote to every adult citizen। So इसमें एक्सेप्ट करा गया कि जितने भी एडल्ट सिटीजन्स होंगे उन्हें क्या दिया जाएगा, राइट टू वोट दिया जाएगा, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो सबको क्या मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, ठीक है, इक्वालिटी का राइट मिलेगा और उनकी जो राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करा जाएगा और माइनॉरिटीज के राइट्स को भी क्या करा जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट करा जाएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो ये कुछ बेसिक वैल्यूज थी जो सारे लीडर्स ने एक्सेप्ट करी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने से पहले। और इसी से क्या बना, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना। द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हैड डेवलप्ड एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। The British rule had given voting rights only to a few। जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने क्या करा था, ब्रिटिश रूल था, उन्होंने क्या करा था, जो वोटिंग राइट्स थे कुछ लोगों को दिए थे। ऑन द बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर्स। तो जिससे क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, काफी वीक लेजिस्लेचर दिया था। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। सो 1937 में क्या करा, इलेक्शन हेल्ड हुए सारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में और मिनिस्ट्रीज के लिए ब्रिटिश इंडिया के। एंड दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। सो ये जो गवर्नमेंट बनी थी ये फुली डेमोक्रेटिक नहीं थी। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन द सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। सो लेकिन ये जो काम था, ये जो एक्सपीरियंस था, इसने क्या करा था, काफ़ी यूजफुल रहा उनके लिए अपने इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए और उनके साथ आगे काम करने के लिए। दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड द प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी क्या करा, एक्सेप्ट करा, ठीक है, अडॉप्ट करा, उससे काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से।
Years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries. So हमारे जो leaders थे उन्हें काफ़ी confidence मिला learn करने का काफ़ी countries से, but on our own terms, ठीक है, अपने terms में. Many of our leaders were inspired by the ideals of the French Revolution, the practice and parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in the US. So जो जितने भी हमारे leaders थे, most of the leaders कह सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंस्पायर किससे थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर थे, जो उसके आइडल्स से उनसे इंस्पायर थे. ठीक है, जितने भी आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन में जितने जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं वहाँ उनसे इंस्पायर थे. और बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस, ठीक है, इन सब से क्या थे? वो इंस्पायर हुए थे. The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. So जो आपका सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, उससे काफ़ी इंडियंस इंस्पायर हुए और उन्होंने सोचा कि क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए. Yet they were not simply imitating what others had done. At each step they were questioning whether these things suited our country. All these factors contributed to the making of the constitution. और जितने भी सारे फैक्टर्स थे, इन्होंने किसको कंट्रीब्यूशन दिया, किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनना चाहिए. आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा.